आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक बड़ी ही खास मेहमान तशरीफ लाई हैं। ये फिल्मी दुनिया की जानी मानी लेखिका तो हैं ही, इसके अलावा इनका ताल्लुक कभी विविध भारती से भी रहा है। जी हाँ, ये विविध भारती परिवार का हिस्सा थीं और अब फिल्मी दुनिया की जानी मानी लेखिका हैं। जी हाँ, विविध भारती के स्टूडियो में हमारी सहयोगी रेनू बंसल के साथ मौजूद हैं जानी मानी फिल्म लेखिका डॉक्टर अचला नागर। तो अब मैं माइक्रोफोन सौंपता हूं रेनू बंसल के हाथों। सभी श्रोताओं को रेनू बंसल का नमस्कार। दोस्तों, आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें मेहमान कहने का मन तो नहीं चाह रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा। आज हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने आई हैं हमारे परिवार की ही एक सदस्य डॉक्टर अचला नागर। डॉक्टर अचला नागर साहित्यकार हैं और फिल्म लेखिका भी हैं। अपने ही घर में अचला जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और रेनू, आप जहाँ बैठी हैं, कभी इस तरह मैं दूसरों को इंटरव्यू किया करती थी विविध भारती में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अचला जी, आपका रेडियो में आना कैसे हुआ और रेडियो से जाना कैसे हुआ? रेडियो में आना तो ऐसा हुआ कि रेडियो परिवार, तो मैं कहूँगी मेरा परिवार रेडियो परिवार रहा। मेरे पिता भी रेडियो से जुड़े रहे, मेरे भाई रेडियो से, फिर दूरदर्शन में गए, तो रेडियो परिवार तो है हमारा। तो जब मैं लखनऊ में थी, तो बच्ची थी, तो मैंने बच्चों के प्रोग्राम में भी कई बार 5 रुपए मिलते थे उस टाइम में, वो भी किया। उसके बाद शादी वादी बहुत जल्दी हो गई, सब कुछ हो गया। बरसों के बाद आकाशवाणी, मेरा विवाह मथुरा में हुआ, तो वहां फिर आकाशवाणी खुला। तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई परिवार, ऐसे परिवार में शादी हुई थी, सोच ही नहीं सकता था कि मतलब यहाँ की बहू कहीं बाहर जाएगी। तो मुझे समझा के कहा, देखो तुम ऐसे परिवार में जा रही हो, थोड़ा शांत रहना, समझ के करना। तो शांत रही मैं। तो आकाशवाणी भी खुला, तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहां से चल के मेरे पास जब पता लगा कि नागर जी की पुत्री मथुरा शहर में है, तो वहां से जो कार्यक्रम अधिकारी वगैरह चल के मेरे घर आए, बोले अचला जी आप हमसे जुड़िए। तो मैंने कहा आप मुंह से मन निकाल दीजिएगा, बहुत मुझे ऐसा संभव नहीं है। तो खैर, पहले मैंने नाटक लिखना शुरू किया। शुरुआत थी, तब यंग भी थी मैं। नाटक लिखे, फिर ड्रामा वॉइस हुई, तो फिर वहाँ एक अनाउंसर की पोस्ट निकली वहाँ। अब वहाँ से एक पुरी साहब हुआ करते थे, जिनकी पत्नी दूरदर्शन की पहली, प्रतिमा पुरी पहली अनाउंसर थी। वो घर चल के आया कि अचला वो अनाउंसर की पोस्ट है। मैंने कहा देखिए बिल्कुल नहीं हो संभव है। मैं उन दिनों एमए भी कर रही, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, पढ़ाई भी पूरी कर रही थी, बच्चे बड़े हो गए, तब मैंने पढ़ना शुरू किया कि बच्चों को बड़ा कर दो, अब पढ़ूंगी। एमए भी कर रही थी। मैंने कहा एमए कर रही हूँ, मैं कैसे आऊंगी? बोले मैं तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे हिसाब से लगाऊंगा। तो खैर वो अलग कहानी है। तो इस तरह मेरा एक बिल्कुल रेगुलर जॉब में मैं आई, और उद्घोषिका के रूप में। लेकिन वो एक छोटा स्टेशन था, तो वहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर जो भी आए, उन्होंने, मैंने कहने को उद्घोषिका थी, लेकिन हिंदी टॉक्स और ड्रामा सेक्शन पूरा मेरे हाथ में। तो वहाँ मैंने 2-2 घंटे के प्ले तक किए हैं। एक्सटेंशन किया जाता था ट्रांसमिशन का, और मैंने खुल के ड्रामा विभाग पूरा आपने संभाला। और तो मैं हमेशा ये बात जरूर, और ऐसे एडवेंचरस फीचर्स बनाए। डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, तो मैं मैनपुरी एटा पहुंच गई डाकुओं से इंटरव्यू लेने, कोठों पर पहुंच गई आगरा में वेश्याओं से लेने, वहां फीचर बनाए। तो मैंने बड़े डियरिंग। तो मैं ये बात कहूंगी, ये सब इसलिए कह रही हूँ, लिखने के जर्म्स तो बचपन से थे। जिस पिता की मैं बेटी हूँ, पद्मभूषण अमृतलाल नागर जी की, तो किताबों कागजों के ढेर में आंखें खुली। और बचपन में 7 साल की थी तो मेरी कहानी भी छप गई, बच्चों की पत्रिका में भेज देती थी, छप गई। बाबूजी को पता लगा बाद में। वो तो सब था। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि एक कलम में जो फ्लो आता है, वो मुझे आकाशवाणी में रहते हुए मिला। कि जहाँ ये होता था मीटिंग में बैठे, और कि फला फीचर आ गया, फला टॉक आ गई, नहीं जी वो राइटर नहीं। एसडी कहते हैं नो डेविएशन है, कहीं से करो, मैं नहीं जानता कैसे होगा। वो कैसे लिख रहे हैं, लास्ट मोमेंट उससे जा रहा है, एयर पर जा रहा है। और ये सब चीजों ने बहुत एक सोल्जर जैसी, आर्मी की तरफ में जो होता है कि नहीं अब तो होना ही है,
वो बना दिया कि मुझे रेडियो जो है बहुत बड़ी शक्ति दी और ताकत दी, लिखने में भी बहुत फायदा मिला। तो मैं कभी नहीं भूलूं, खुल के कहती हूँ मैं कि मुझे रेडियो से आपको शक्ति मिली, आपका लेखन जो था उसको एक राह मिली, लेकिन ड्रामा और फीचर्स के बीच में आपका कहीं कोमल मन संगीत की ओर भी मुड़ा? नहीं, संगीत से तो मेरा नहीं रहा, कभी जुड़ाव नहीं रहा। 1-2 बार ट्राई किया मैंने, लेकिन कम रहा। पोइट्री भी कम लिखी मैंने, प्रोज की तरफ ही ध्यान रहा, क्योंकि मैं जिंदगी के करीब रहना चाह रही थी। साहित्य की तरफ जब मैंने लिखी तो मैंने काफी, मैं जो सब साहित्यिक स्थापित धर्मयुग से लेकर सारे स्थापित पत्रिकाओं में छपती थी। अगर आज तक लिख रही होती तो मैं एक बहुत अपनी जगह बन चुकी होती। मैंने तो अभी मेरे साहित्यिक कृतियां छपी हैं, किताबें भी छपी हैं मेरी, लेकिन उसी बीच एक ऐसा मोड़ आ गया, वो भी पता नहीं, कई बार यू टर्न लेना पड़ता है और ना चाहते हुए भी आप कहाँ मुड़ जाते हैं पता नहीं लगता। तो फिल्मों में भी बस कुछ ऐसे ही हो गया मेरा कि मेरी कहानी एक यहाँ छपी थी एक पत्रिका में, वो किस तरह आदरणीय पापा मेरे B.R. चोपड़ा साहब के हाथ लगी और बड़ी एक ड्रामेटिक हमारी मुलाकात हुई। वो एक लंबी कहानी है और बजात तक मेरे दर्शकों को मालूम है। अचला जी, चलिए संगीत की तरफ आपका रुझान अगर नहीं था तो गाने सुनना तो जरूर अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा, मतलब मैं पढ़ती थी, मुझे याद है जब तक एग्जाम भी चल रहे होते मैं पढ़ती थी। मैं मेरा वो उस टाइम में रेडियो सिलोन हुआ करता था, वो उसके साथ ही पढ़ती थी मैं। तो इस वक्त आप हमें और श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाएंगी जो आपको उन दिनों की याद दिला दे? बहुत पुराना एक गाना सबसे पहले कहूँ, वो मुझे इतना पसंद है कि मैं अपने नई फिल्म में भी उससे प्रेरित होकर कोई गाना मैंने कहा है, तुम अपना रंजो हम अपनी परेशानी मुझे। क्या बात है, शगुन फिल्म का ये गाना है। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। चलिए, आपने ये बताया कि फिल्मों में आपका जो आना था वो अचानक हुआ। किस तरह से फिर आपने रेडियो को छोड़
फिल्मों की राह अपनाई, एक कहानी बिया चोपड़ा साहब ने आपकी पढ़ी, उस पर फिल्म बनाने की सोची, तो जो डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, इसकी समझ आपको कैसे आई और अंजाम तक कैसे पहुंची वो फिल्म? जबकि मेरी कहानी चोपड़ा साहब ने ली तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी इंसाफ का तराजू बना रहा हूँ, ये खत्म होते ही इस पर काम करेंगे और तुम्हें इसको लिखना है। तो मैंने कहा कि जी मुझे तो क्या लिखना होता है, मुझे तो नहीं आता। बोले इसको बेटा स्क्रीन प्ले होता है, उसके बाद डायलॉग होते हैं, उसको मैं रेडियो एडॉप्टेशन भी कर चुकी थी, या रेडियो मथुराम प्ले बना चुकी थी, तो रेडियो की स्क्रिप्ट उन्होंने वो भी देखी। बोले ये स्क्रिप्ट तुमने अगर लिखी है तो ये कहानी तुम ही लिख पाओगी, मुझे पूरा विश्वास है। उन्होंने जो विश्वास मुझ में दिखाया कि तुम ही लिख सकती हो, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आज वहां से लेकर बागबान तक मैं, आज मुझे 26वां साल हो गया, मैं उस परिवार उस कैंप से जुड़ी हुई हूँ, लिख रही हूँ वहां के लिए। वो फिल्म थी शायद निकाह। हाँ जी, वो आपकी पहली फिल्म थी? मेरी पहली फिल्म थी, जिसमें कि कथा पटकथा संवाद सब कुछ मेरी थी। और उस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े थे, बहुत सफल Yes. हुई थी जी और उस फिल्म में सलमा आगा ने पहली बार काम किया था। हाँ, उसके गाने की आवाज को लेके मैं कहाँ बताना चाहूंगी बात कि उसकी, अगर आपको याद होगा, एक टिपिकल अलग सी आवाज थी। जी। तो चोपड़ा साहब अपनी यूनिट को हमेशा साथ रखते थे, तो रवि जी म्यूजिक डायरेक्टर थे उसके। तो जब भी ट्यून बनाने के लिए वो आशा भोसले को अपना सिंगर थी उनकी, उनके हिसाब से ट्यून्स बनाई। और इनफैक्ट सलमा आगा जो यहाँ आई थी वो प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आई थी, तो, लेकिन ये काम मिल गया उसको। अब इधर जबकि रवि जी ने कहा ये तो आशा जी गाएंगी, तो उस लड़की ने, बेचारी ने 2 दिन तक लगातार रोते रोते उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गई। चोपड़ा साहब को पता लगा कि वो तो बहुत रो रही, कि मैं तो खुद सिंगर हूँ, मेरे कोई और प्लेबैक देगा। चोपड़ा साहब को बहुत फील हुआ और उन्होंने मुझे उसके घर भेजा। बोला कि, और रवि जी से कहा कि आप सब चेंज करिए, ट्यून चेंज करिए उसकी आवाज के हिसाब से। बोले साहब चलेगी नहीं आवाज, बिल्कुल नहीं चले, मैं उस बच्चे की बद्दुआ नहीं लूंगा। लेकिन जो पहला गाना हुआ, दिल के अरमां सो में बह गए, आफत हो गई बिल्कुल, और बहुत ही मशहूर हुए गाने उससे। मेरा पसंदीदा जो गाना है, इसके गाने हसन भाई ने लिखे, हसन कमाल साहब ने। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि हसन भाई, मुझे पसंदीदा गाना जो पिक्चराइज हुआ था, मैं रो रही थी, वो ये था कि दिल की आरज़ू थी कोई दिल रुपा मिले। इस फिल्म से जुड़ी आपकी क्या यादें हैं? नेचुरली जो पहला बच्चा होता है, फर्स्ट चाइल्ड, जो जिस तरह से लोग कहते हैं उसे बहुत प्यार होता है। निकाह ने वो सरप्राइजिंगली, मतलब सबसे बड़ी बात कि निकाह मेरी पहली पिक्चर, लेकिन उसने, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ज्यादा उससे शोहरत मिलेगी, स्थापित कर देंगे। और उसने मुझे, पहली फिल्म ने मुझे, मतलब फिल्म फेयर अवार्ड मुझे मिला, तो बल्कि सलीम और जावेद, ये सलीम भाई मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, कहने लगे भाई हमें भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन आपने तो पहली फिल्म में ही छक्का उड़ा दिया। तो इसका कीप इट अप, मेंटेन करना, ये मत सोचना कि तुम एक औरत हो तो तुम्हें कोई प्रेशर लगे, नहीं होता, तुम्हें अपना काम आता है और तुमने साबित कर दिया तुम्हारी पहली पीढ़ी, यू नो योर जॉब वेरी वेल। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। आँखों को एक इशारे की ज़हमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए। हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले।
ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। उदासियों में गुजारी है जिंदगी, हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी। लगता है डर परे बेवफा से कभी कभी, कल तुम जुदा हुए थे जहां साथ छोड़कर, हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर। हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। अचला जी, चोपड़ा कैंप के साथ ये बहुत फेमस है, खास तौर पर बिया चोपड़ा साहब के साथ, कि उनकी जितनी भी फिल्में आती हैं उनमें कोई ना कोई सोशल मैसेज जरूर होता है, और निकाह में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज था। बिल्कुल। उसके बाद आपको जो ऑफर्स आए या जो आपका खुद का मन था वो किस तरफ चला? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं फिर से विविध भारती का जिक्र करना पड़ेगा मुझे, कि निकाह के इमीडिएटली बाद क्या बल्कि 2 साल निकल गए और ना तो मैंने जॉब छोड़ी, ना मैं किसी से मिलती थी। लोगों को पता था कि कोई डॉक्टर असलनाकर है, कौन है, क्या है, कि चिड़िया, किसी को पता ही नहीं था। तो फिर जब थोड़ी घुटन शुरू हुई कि मैं क्या इसलिए थोड़ी आई थी खाली यहाँ कि 10 to 5 काम करके घर चली जाती हूँ, ये तो बड़ी परेशानी। फिर मैंने पहली जो नंबर मुझे याद है, मैंने छुट्टी ली 15 दिन की, और पहला जो नंबर फ़ोन नंबर घूमा वो मिस्टर जी ओम प्रकाश का था। तो उन्होंने बस ये कहा कि डॉक्टर असलनाकर आप कहाँ हैं, आप इसी शहर में? मैंने कहा हाँ मैं यही हूँ। बोलो तो मिलिए आके। और इस तरह आखिर क्यों मेरी दूसरी, जो मुझे उतनी ज़्यादा नहीं चली जितनी निकाह चली, लेकिन मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है, क्योंकि ये कहानी बहुत एक मजबूत कहानी है। और उससे मुझे स्मिता जैसी एक दोस्त मिली जो 2 साल बाद धोखा देके बहुत जल्दी चली गई। स्मिता जी हमेशा से एक बहुत अच्छी कलाकार रही हैं, और वो नॉन ग्लैमरस रोल ज्यादा करती थी, और ये फिल्म जो थी आखिर क्यों, ये सेमी ग्लैमरस रोल था उनका। वो अब ये एक्चुअली क्या था, इसमें चाहती थी, वो कई बार कहती थी अचला जी क्या हुआ, पैरेलल फिल्मों में 10 साल हो गए, मिला क्या, धूले फांकी मैंने, और मुझे कॉमर्शियल फिल्म्स करनी है, मुझे कुछ करना है मुझे। तो आगे भी फिर एक और फिल्म मैंने की, मैंने उसमें भी राजेश खन्ना थे साथ में, नजराना नाम था, रवि टंडन उसके डायरेक्टर थे।
तो उसको अब ये लग रहा था, लेकिन जब वो थोड़ी इस सब बढ़ी तो इतनी जल्दी चली गई वो। उस लड़की में एक्ट्रेस तो आप सब जानते हैं कितनी अच्छी, कमाल की, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी थी। और मैं तब बहुत कतराती थी, क्योंकि मिस्टर बी एस चोपड़ा के यहाँ तो थोड़ी कंपल्शन है कि वो सेट पर राइटर को रखते हैं, उसके अलावा मैं जब तक बुलावा नहीं आता मैं नहीं जाती सेट। तो ये क्या करती थी कि ये इसको बातें करनी होती थी मुझे, तो बहाने से झूठ मूठ पहले जीओम जी से कहे कि अशला जी क्यों नहीं आती, बोले अब मैं क्या करूँ नहीं आती, तो कोई बहाना बनाते हैं कि नहीं आप बोलिए, आपका ये इस सीन में प्रॉब्लम है। और फिर मुझे बुलाया जाता, तब मैं बोले मैंने इसलिए बुलाया कि आपसे बातें करनी। बहुत बहुत प्यारी थी। तो वो यही, उसको सारे 31 में डेथ हो गई, और उससे सारे पहली रेट्रोस्पेक्टिव जो फ्रांस में हुई है इसकी फिल्मों की हुई, उसके बाद बहुतों की हुई। तो मैंने, और बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं, मैंने कहा इसमें तू अभी से सारे काम कर रही है तो जब उम्र आएगी तब क्या होगा। बोलती अशला जी हम लोग, मैं डायरेक्शन करूंगी, आप लिखेंगी ना, ये जो मर्द होते ना ये लोग जस्टिस नहीं करते बिल्कुल, मैं बनाऊंगी आप लिखेंगी ना। तो चली गई। तो मैं यही कहती थी स्मिता मैं तो कलम लिए आज भी बैठी हूँ। चलिए स्मिता जी की याद में आखिर क्यों फिल्म का वो गाना सुनते हैं जहां नारी शक्ति की बात उन्होंने स्टेज पे कही थी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू।
वत्सला जी, अगली फिल्म की मैं बात करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप फिल्म नहीं लिख रही होती हैं तब आप क्या कर रही होती हैं? कि पहले कि मैं जो स्त्री हूँ तो स्त्री हूँ, और स्त्री घर में पहले घर भी संभालती है अपना। ना पार्टीज में फिल्मी पार्टी पसंद है, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, और नहीं है तो मैं घर में रहना मुझे अच्छा लगता है। तो घर में जब आप रहती हैं तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है, आपकी क्या शौक हैं पढ़ने के अलावा? एक्चुअली अब तो बहुत सिमट गए ना। पहले तो थिएटर ग्रुप मैंने, मतलब मथुरा जैसे शहर में रंगमंच करना, मैंने रंगमंच शुरू किया और रंगमंच से बहुत जुड़ी रही मैं। वो एक शौक था। राइटिंग के अलावा दूसरा शौक मेरा थिएटर था। तो अब यहाँ उसके लिए समय करना मिलता है नहीं। एक आध प्ले किए मैंने, रुस्तम सोहराब में मैंने अनुपम खेर था, उसे एक चाटा मारा था मुझे मुझे याद है। अनुपम जो है वो मेरे बच्चों का दोस्त है, तो उसको वो प्ले किया था मैंने, तो उसमें करना पड़ गया मजबूरी में एक प्ले। उसके बाद मुझे लगा समय नहीं है इतना, तो वो शौक यहाँ नहीं। और कहीं से अगर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है तो मेरा विषय होता है अगर, तो मुझे स्पेशली साहित्य के जो कुछ कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ मैं पहले हाथ जोड़ के कह देती हूँ कि मैं आना चाहूंगी जरूर, पर बुलवाइएगा मत, क्योंकि लोग ये कहलवाना पसंद करते हैं कि दो ना, भी मैं साहित्यकार भी हूँ, मैं फिल्म लेखक भी हूँ, मैं रेडियो से भी हूँ। मैं ठीक है, वैसे थोड़ा थोड़ा वो जैक ऑफ ऑल वाली बात है, वो तो सब। लेकिन अब आप क्या है, अब अभी मुझे एक उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा एक साहित्य भूषण सम्मान वो भी मिला, क्योंकि मेरे ओवरऑल किया है, लिखा, मेरी किताबें छपी हैं, सब बात है। लेकिन अब पिछले 26 सालों से फिल्म से जुड़ी हूँ। अगर साहित्य की बात करें तो आपके जो प्रिय विषय हैं वो क्या हैं? फिल्म में भी और साहित्य में भी। मेरे बाबूजी ने तो खैर, उनकी बात करती जाऊं तो मैं बोलती जाऊं और आपका समय कम पड़ जाए। 15 साल की एज में शरद चंद्र चटर्जी ने उन्हें एक मंत्र दिया था। वो बार बार 15 साल की उम्र में वहां जाके बैठ जाते थे कलकत्ता, बोले शरद जी मुझे लेखक बनना है। तो बच्चा समझते थे, तो उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया उनको कि जो भी लिखो अपने अनुभव के आसपास लिखना। वो उन्होंने की, जो मैंने कहा कि रिसर्च वर्क करते थे, ज्ञान बढ़ा, ये मैंने भी की। मैंने कई फिल्में छोड़ी कि मैं, मुझसे कहा गया कि वो फॉरेन बेस्ड है और अमेरिका की कहानी। मैंने कहा मैं विदेश कभी नहीं गई हूँ, और जब तक बोले नहीं आपको मटेरियल, में कहा नहीं, मैं महसूस तो करूं। बर्फ को हाथ में नहीं लूंगी या आग के गोले को हाथ, तो मैं कैसे जलूं नहीं, तपू नहीं, ठंडक नहीं हो तो मैं कैसे लिखूंगी, अनुभव क्या रहा। तो वो आवश्यक है। तो जो नए साहित्यकार हैं जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये गुरु मंत्र हुआ, बिल्कुल, कि जब तक आप शोध ना करें, अनुभव ना करें, कलम से लिखने की जहमत ना करें। क्योंकि मैं, बाबूजी बहुत एक सही बात कहते थे कि देखो बेटा, जो लेखक होता है वो गाइड होता है, पाठक उसकी उंगली पकड़ के चल रहा होता है। गलत कहेगा तो उसे बांध लेगा, इसलिए आंखें खोल के पहले देखिए रास्ता कहाँ जा रहा है, ये बात मान। चलिए अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और बीच में सुन लेते हैं आपकी पसंद का एक और गाना। मैं अगर ये कहूँ कि मेरी पसंदीदा फिल्में, वैसे तो चुनना मुश्किल, फिर भी 4-5 फिल्में मेरी ऑल टाइम फेवरेट हैं, जिसमें से एक है नंबर 1 कागज के फूल। बहुत खूबसूरत पिक्चर तो मैं जब भी देखती हूँ तो उसके गाने मुझे वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम।
हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जानी मानी फिल्म लेखिका डॉक्टर अचला नागर से रेनू बंसल की बातचीत। अचला जी, फिल्म आखिर क्यों से बागबान तक आप कैसे पहुंची? ये बागबान के बीज कहाँ से मिले आपको? जब मैं निकाह लिख रही थी तो जैसा कि मन कहा चोपड़ा साहब को कुछ शायद मेरी राइटिंग में कुछ अलग साहित्य से आई थी या तो इसलिए कुछ फिल्मी राइटिंग से अलग लगी, तो वो मेरी राइटिंग से बहुत खुश थे। उन्होंने इन बिटवीन ही मुझे अपनी ये कहानी एक फाइल में पकड़ा दी थी कि मैं बेटा जब भी बनाऊंगा तुम लिखोगी इसको। तो फिर ऐसा होता रहा कि दिलीप साहब को लेकर बनाना चाह रहे थे, नई मुहूर्त निकला, फिर सोचा तो लोगों ने डरा दिया कि ये फिल्म में बुड्ढों पर क्या चलेगी। यूँ करते करते 82 में निकाह हुई रिलीज और 93 आ गया। फिर 93 में उन्होंने मुझे बुलाया, तब हम लोग बैठे 3-4 महीने और फर्स्ट ड्राफ्ट स्क्रीन प्ले का किया मैंने। फिर बंद हो गया वो, फिर नहीं चला। अब 2001 में मेरी जब फिर से बात छिड़ी कि पापा को, उनकी बहू ने मतलब रवि जी की वाइफ ने कहा कि अचला जी पापा को हमेशा ये लगता है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, मेरा ड्रीम, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ हम लोग करें। तो मैं भी एकदम रोना आ गया। मैंने कहा पापा ने तो ये जमीन दी है जहाँ मेरे पाँव टिके हैं, उनके लिए रेनू मैं जो कुछ कर सकती। मैंने कहा मैं साथ हूँ तेरे। मैंने कहा हम उनके से बातें करेंगे तो रिवाइव होगा। तो इस तरह सबसे पहले फिर रवि जी को सुनाया कि वो फाइल ढूंढी गई जो मैंने लिखा था। तो उसमें जो फील मैंने किया, मैंने एक बात की, मैंने कहा रवि जी जो पापा ने 40 साल पहले कहानी लिखी थी, अब हम बना रहे हैं, तो एक बात तो मैं कहूँगी, सेफ्टी भी रहनी चाहिए, इतनी महंगी फिल्म बनेगी तो इसको लुक न्यू दिया दो। ईरानी होटल लिखा है चोपड़ा जी ने, ईरानी रेस्टोरेंट तो होते ही नहीं, डिमोलिश हो गए। तो आज के ऑडियंस को कैसे समझाएंगे? और आज की फिल्मों में आप वो पुराना लुक दे दो, गरीबी है, धोती होती तो ऑडियंस नहीं घुसेगी। मैंने कहा रेनू मुझे वो दिखाओ कहाँ होते हैं, ये म्यूजिक कैफे कैसे होते हैं। वो मुझे लेके गई तो हमने ईरानी की जगह म्यूजिक कैफे डाला, फिर परेश रावल को बनाया, गुजराती कैरेक्टर, ये सारा न्यू लुक। मतलब आज की ऑडियंस को अगर आप कोई चीज बात अपनी किसी मूल्यों की बात कह रहे हैं, संस्कार की बात कर रहे हैं, भाषण दोगे कोई नहीं देखने जाएगा। आप उस बात को आप नई पैकेजिंग, आजकल जो पैकिंग की जाती है ना, पैकिंग आपको, आप देखिए बाजार में भी आप पैकिंग की तरफ जाते हैं, नया वो बिस्किट चला है, पैकिंग बड़ी अच्छी है, नया साबुन चला है, पैकिंग तो करनी पड़ती है। तो मैं जागरूक हूँ इस तरफ से भी कि आप दीजिए भी खूबसूरत, अंदर क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज करिए, लेकिन पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह हमने बागबान के ऊपर ध्यान दिया और ये खूबसूरत सब्जेक्ट। खुशी इस बात की मुझे कि मैं जिस शहर में भी जहाँ भी गई, हर एज ग्रुप, हर वर्ग के लोगों ने, 6 साल से लेकर बुढ़े तक लोगों ने, जवानों ने उसको समझा, उसके मर्म को समझा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी फिल्म देख ली, इस बात की बहुत खुशी है मुझे। फिल्म बहुत अच्छी बन पड़ी और उसमें सबसे जो अच्छी बात थी वो थी उसकी कास्ट। ऐसा लगता था कि इस कास्ट के बिना वो फिल्म बन ही नहीं सकती। नहीं बनती ही नहीं। इतने साल दिलीप साहब को सोचा था उन्होंने, तब बन जाती। या तो उनकी और राखी जी के साथ बात हो रही थी और परेश वाला रोल कादिर भाई करने वाले, लेकिन नहीं बनी। तो अब जब ये आइडिया, जबकि फर्स्ट ड्राफ्ट मैंने लिख लिया, उसके बाद अमित जी को भेजा गया और जब उन्होंने कहा कि हाँ, और 6 महीने बाद की डेट्स दे दी, उसके बाद ही बनी, नहीं तो बनाते ही नहीं। माता पिता के रूप में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, हाँ। ये किसने कंसीव किया? नहीं, अमित जी को तो डेफिनेटली, अमित जी में उसमें जो उनको पहले लिया गया। उसके बाद ये जरूर है कि हाँ, माँ की जो तलाश है वो इसकी एक बात मैं बताऊं आपको अंदर की बात की, चोपड़ा साहब जो हैं, जिसे कहते हैं ना कुछ लोग रोमांटिक मिजाज के आदमी, खूबसूरती देखना, खूबसूरती सामने लाना। वो हमेशा कहते थे कि विजुअल जो मीडियम होता है उसमें इस फ्रेम खूबसूरत लगना चाहिए। तो वो और आंटी बहुत ज्यादा अपनी बीवी के प्रति बहुत रोमांटिक हैं। तो मुझे याद है आंटी की साड़ी पिन वो ही लगाते थे। शायद वो अपने इस रोमांस को कई तरह से लाना चाह रहे थे, जिसमें हमने सक्सेस मिली। और एक बात, उनकी वाइफ भी बहुत खूबसूरत है, आंटी बहुत सुंदर है, और तो ये बात उनकी फीलिंग आती थी। तो हमारी तलाश थी कि वाइफ खूबसूरत हो। माधुरी दीक्षित करना चाह रही थी, माधुरी ने पूरी स्क्रिप्ट सुनी, बोला मैं थोड़ा गेटअप ले लूंगी, कोशिश करी। अमित जी के साथ करने को तैयार थी, पूरी 2 घंटे सुनती रही, वो बहुत खुश थी। लेकिन इमीडिएटली बोले मैं अमेरिका जा रही हूँ। जाते उसने कंसीव कर लिया फर्स्ट में भी। फाइनली हेमा जी जो खूबसूरत भी हैं और अमित जी के साथ उनका पेयर भी अच्छा लगता है। हेमा जी मिलने आई पापा से, तो पापा ने एक ही बात की, हेमा तू बस एक ही बात ध्यान में रखना, भूल जाना कि तू धर्म से शादी हुई है तेरी, याद रखना कि 40 साल से ये तुम्हारे हस्बैंड है बस।
ये इनहिबिशन नहीं रहना चाहिए। तो 2-3 बार उन्होंने काफी स्क्रिप्ट भी पढ़ी, और वो एक सीन अगर आपने देखी है बागबान तो आपको याद होगा, जहाँ की वो एनर्जी के पहले वो पीछे से कहती है देख क्या रहे हो, बांधो ना। तो वो ये मैं उनके साथ बैठी रहती थी, उनको ये बता रही थी कि अम्मा जी ऐसे से पापा बहुत रोमांटिक हैं और आंटी के ऐसे साड़ी पिन लगाते थे, ये करते थे। कहने लगी तो तब उनके तो रचना जी तो ऐसा करें ना, ऐसा ब्लाउज में बनवाऊं, आप रवि जी बहुत डिसेंट है वो, और बहुत वाकई में वो ऐसी हैं, वो फिल्मी इतनी बड़ी हीरोइन होते हुए भी बहुत फैमिली वाली हैं। इस तरह वो सीन आया। तो बागबान फिल्म का अब कौन सा गाना सुने? बागबान का गाना तो मैं वही चाहूंगी, मैं यहाँ तू वहाँ, अमित जी ने गाया है। बहुत खूबसूरत गाना तो है। एक्चुअली मेरा बड़ा मन कि कुछ सैड गाने आजकल आते नहीं है, मैंने कहा रवि इसमें कुछ सैड गाना तो होना चाहिए। बोले निकालिए, आप सिचुएशन बनाइए तो हम देखते हैं। तो मैंने बनाया, निकाली, सिचुएशन निकाली। मैंने कहा जिस समय 40 साल साथ रहने वाला कपल जब अलग होगा, वो पहली रात सबसे बड़ा तकलीफ की, तो वो निकाली और ये गाना अमित जी ने गाया। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। तेरी सूरत अब एक पल क्यों नजर से हटती नहीं, रात दिन तो कट जाते हैं, उम्र तन्हा कटती नहीं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे मैं, दर्द कैसे करूं मैं पाया। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। जब कहीं भी आहट हुई, यूं लगा के तू आ गया, खुशबू के झोंके की तरह मेरी सांसें महका गया। एक वो दौर था हम सदा पास थे, एक वो दौर था हम सदा पास थे, अब तो है फासले दरमियां। मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ। बीती बातें याद आती हैं,
जब ये अकेला होता हूँ मैं, बोलती है खामोशियाँ, सबसे छुप के रोता हूँ मैं। एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए, आंसुओं में ढली दास्तां। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। फिल्म बागबान ने फिर याद दिलाया कि परिवार में क्या मूल्य होते हैं, परिवार का क्या महत्व होता है, और इन मूल्यों को दिखाने में बागबान 100% सफल भी रही। धन्यवाद। इसी फिल्म ने ये भी दिखाया कि अपने खून से कभी-कभी पराया खून ज्यादा इज्जत देता है, ज्यादा प्यार देता है, और वो रोल किया सलमान खान ने। उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, कभी कभी क्या, ये तो देखिए, अगर मैं कहती हूँ जब बच्चा, अगर आपको लगता है कि आपका खून है, इसलिए आपको कह लीजिए, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। कभी-कभी अचला जी होता है, जिंदगी में सब अपने परिवार में इतने रम जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां उन्हें इतनी बड़ी लगती हैं कि माता पिता को प्रेम देना, उनको इज्जत देना, उन्हें दूसरे प्रायोरिटी लगती है। और यही बात आई है फिल्म बागबान में भी। बिल्कुल। फिल्म जो सबको पसंद आई वो इसलिए कि वो जीवन का सच है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने ये डायलॉग लिखा, मैंने, वो वाकई वो सच है जीवन का। अब जो आप फिल्म लिख रही हैं वो कौन सी है? अभी बाबुल बागबान के बाद इमीडिएटली एक आइडिया दिमाग में आया, और 2 महीने बाद ही वो भी सेंट्रल कैरेक्टर तो अमित जी का ही है, और उनको पसंद आ गया, तो हमने उसको मेहनत की, मैंने बनाना शुरू किया, और करीब करीब 45% शूट हो चुकी है। वो रानी है, सलमान है, जॉन है। जॉन भी बहुत नए एक्टर्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेहनती हैं, और बहुत वो डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात है, डाउन टू अर्थ बहुत है। वो सेट पर आते हैं तो इतनी इज्जत देते हैं, इतने वो करते हैं, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, सेट की बात चलिए तो मैं जानना चाहूंगी कि सेट्स पर आप भी रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि चोपड़ा साहब चाहते हैं कि आप सेट्स पे रहें, तो हेमा मालिनी जी के साथ और अमिताभ जी के साथ आपकी क्या बातचीत होती थी? सुना है कि अमिताभ जो हैं वो सेट पे कम बात करते हैं। उनके मूड पर है, ऐसी बात नहीं है। अगर बहुत लंबा गैप आ रहा है तो फिर से वो अपनी वैन में चले जाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा वो समय नहीं है, एक शॉट से दूसरे लाइटिंग का ही है टाइम, तो वही बैठे रहते हैं, और उनके मूड पर है। अच्छा, आपने तो उन्हें काम करते हुए देखा है, उनका डायलॉग डिलीवरी का हर शब्द जो होता है आपको उसका मतलब कन्वे करता है। तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो किस तरह से मेहनत करते हैं अपने रोल पर? देखिए, सबसे पहली बात तो जो वो कहते भी हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज में सुना, वो सही बात कहते हैं कि जबकि आपको जिस भाषा के आप संवाद बोल रहे हैं, वो भाषा आपको जितनी अच्छी तरह आती है, समझ पाएंगे तो ही आप उसे उस तरह से निकाल पाएंगे। और अगर आपको बोले, अब कहते हैं आज के लिए जो कमजोरी है, बच्चे जो हैं, जो इंग्लिश में ही अगर डायरेक्टर समझा रहा है, उनको इंग्लिश में सीन समझा रहा है, वो खुद भी इंग्लिश में समझ रहा है, इंग्लिश में आप दिन भर बात कर रहे हैं, तो आप वो उसके मर्म को समझ नहीं रहे, तो आप डिस्प्ले कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए भाषा का ज्ञान तो अमित जी को अंग्रेजी, हिंदी और भी बहुत सारी भाषाएं होंगी, पर जितना कमांड है बराबर का, इंग्लिश पर भी, हिंदी पर भी। और उनसे जैसे मैंने बागबान जब आई तो पहले दिन सेट पर कहने लगे, अच्छा अब आप हमको समझाइए कि क्या 2 लाइन में, तो उनको कैरेक्टर समझा दिया। तो मैंने कहा कि देखिए, आप हैं मल्होत्रा, आप पंजाबी हैं, लेकिन आप 40 साल से इलाहाबाद में रहते हैं और किराएदार हैं, या आपके पीछे राम अवतार रहते हैं, तो चूंकि आप इलाहाबाद में रहते हैं इसलिए आप अवधी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और आप हम बोलते हैं। तो बोले, हम तो हम ही बोलते हैं अपने आप को। मैंने कहा तो लेकिन कभी मुझे मैं निकल जाए तो मैंने कहा वो एक अलग बात है। तो इतना मतलब प्यार से अच्छा लगता है काम। अच्छा जी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। आप कौन सा गाना इस वक्त हमें सुनवाएंगी? अपनी दूसरी जो फेवरेट फिल्म है, ऑल टाइम फेवरेट, मुगले आजम,
उसका आप वो जो गाना है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को सीना पड़ेगा, मोहब्बत छुपा कर भी जीना पड़ेगा, जिए तो मगर जिंदगानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। अचला जी, फिल्म लिखना एक बात है, लेकिन उस फिल्म को बनते देखना अपने आप में अनुभवों का एक पिटारा है। और उस पिटारे में से हम चाहेंगे कि रानी मुखर्जी से जुड़ी जो यादें हैं आपकी, वो आप हमसे शेयर करें। तो रानी के साथ पहली बारी काम कर रही हूँ मैं। बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। अब मुझे लगता है कि ब्लैक देख करके तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि रानी से बढ़ के आगे और वो क्या करेगी। वो शायद लिमिट्स क्रॉस कर गई है वो। साल 2005 तो रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन के नाम रहा। सारे जो पुरस्कार थे वो आकर इन दोनों की झोली में गिरे हैं। बिल्कुल, और इसमें कोई बेईमानी, ईमानदारी से मिले। और कई बार मैं बताऊं, वो लड़की जो है इतने अच्छे सजेशंस रखती है, और वो सजेशन भी जैसे अमित जी का भी है। अमित जी एक तो ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते, पर अगर कभी कोई आता है तो ये नहीं कि मैं अपने रोल को बढ़ाने के हिसाब से, या रानी भी जो करेगी वो देखेगी इन टोटलिटी फिल्म में को क्या लॉस हो रहा है या ये क्या ऐड करेगा। तो उसके सजेशंस जो आते हैं, हमने कई बार माने, हमारे डायरेक्टर रवि ने माने, और मानने काबिल होते हैं इसीलिए मानते हैं। अच्छा, बाबुल में आपने बताया कि अमिताभ बच्चन है, रानी मुखर्जी है, जॉन इब्राहिम है, और जॉन इब्राहिम नए उभरते कलाकार हैं और आजकल हार्ट थ्रॉप भी हैं। यस, जो क्राउड था उसमें पता लगा कि जॉन कितना पॉपुलर मतलब वो सिर्फ बेचारा हाथ वेव करते करते तंग आ गया, चीख चीख के लड़कियों की चीखें निकल गई। और उसके बाद भी खैर वो हो गया, चलो पैकअप वैकअप हुआ, हमने कहा चलो अब पीछे छूटा। फिर हम अपनी गाड़ी में पीछे जा रहे थे तो देखा कुछ वहां 60-70 लड़कियां निकल के सब उसकी वैन में। मैं कहा ये कहाँ छिपी हुई थी, तो खैर वो वहां से भी निकली। मैंने कहा अभी क्यों खड़ी है, पूछा असिस्टेंट से। मैंने कहा रवि के असिस्टेंट, मैंने कहा अभी क्यों खड़े, अब तो हो गया ना, जो भी अंदर जाके इनको करना था कर लिया इन्होंने, ऑटोग्राफ ले लिए। बोले अभी आप देखिए क्यों रुकी हुई हैं। तो जॉन निकला, वो उस पर जाता है। ये तो सलमान आता है साइकिल पर, उसको साइकिल का बड़ा शौक है। अपनी वो पी कैप नीचे कर लेगा, एक्सरसाइज पीछे उसका वैन चलती रहती है, वो छिप छिपा के वो तो आएगा, उसका कहता है मेरी एक्सरसाइज हो रही है। ये जाएगा अपना यामा पर, तो वो उसको वो लगा के हेलमेट लगा के उसको राइड पर देखना है सबको। सब रुकी, देखा तो वेव कर दी, सब चली गई।
इस वक्त सलमान खान को याद करते हुए कौन सा गाना आप हमें सुनवाएंगी? उसके तो सारे गाने मस्ती वाले ही होते हैं। अभी एक शो में भी देखा मैंने, वो तो उछल कूद करती है, अच्छे लगते हैं हमेशा। दिल दे चुके सनम मेरी फेवरेट फिल्म है, उसका ही लगाइए आप। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं। चांद को जैसे देखता चकोर है। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। आजा रे आजा चंदा के, जब तक तू ना आएगा, सजना के चेहरे को देखने मन करता जाएगा। नाना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। आजा रे आजा चंदा, तू लाख दुआएं पाएगा। नाना चंदा तू नहीं आना, वरना सनम चला जाएगा। आंचल में तू छुप जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, बाबा नहीं नहीं नहीं। जुल्फों में तू खो जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। प्यार तो नाम है सब्र का हमदम, वो ही भला बोलो कैसे करें हम। सावन की राह जैसे देखे मोर है। रहने भी दो, जाने भी दो, अब छोड़ो ना, मुंह मोड़ो ना, ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। अचला जी, फिल्मों का एक दौर आता है जब फिल्में बहुत चलती हैं या बिल्कुल नहीं चलती हैं। एक परिवर्तन का दौर आता है और आजकल मुझे फिर लग रहा है कि एक परिवर्तन का दौर चल रहा है जहां पर वैल्यू एडेड फिल्में ज्यादा चल रही हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे शायद फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि लोग कहते हैं कहानियां नहीं है, और या तो सीधे सीधे वो फॉरेन फिल्म्स को लेकर के बना देते हैं, तो जो कि मल्टीप्लेक्सेस तक ही, मैं जाके देखो 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, लेकिन बिग हिट्स होती हैं वही जो अपनी मूल्यों वाले, उसमें एक डेफिनेट कहानी होती है, नकल नहीं चलती है। नयापन तो चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि आज से 25 साल पहले टेलीविजन नहीं था,
एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन नहीं थे तो फिल्मों पर डिपेंड। अब बहुत कुछ तो वहाँ फ्री में मिल जाता है, तो एक ये भी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या पायरेसी की बहुत बड़ी विकट समस्या है, जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। चलते चलते एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो खुलापन बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसे कैसे रोका जा सकता है? खुलापन तो देखिए बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, इसी में एक लाइन आपको बताऊं, दिखाने की तो पहले भी लोगों की मर्जी होती थी, डायरेक्टर की जबरदस्ती हिम्मत नहीं है, न बदल सकता उनको। लेकिन कुछ साल पहले जब इस बात पर एक बहस छिड़ी थी तो एक हीरोइन ने ये कहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो इस काम को कोई और करेगी। मजा तो तब है जब सब मिल के इसका बहिष्कार करें। यही तो बात है ना, वो यूनिटी नहीं है और फिर सोच है। जबकि पहली बात तो मैं कहूंगी हीरोइन की भी छोड़ो, लड़कियों ने ना के बराबर कपड़े पहनती हैं। ये लड़ाई तो बहुत लंबी चल रही है कि फिल्म वाले कहते हैं कि हम कहानियां या सोसाइटी से लेते हैं, समाज कहता है कि हम फिल्म से लेते हैं, तो लड़ाई चली रही है। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि स्त्री को अपने होड़ नहीं करनी चाहिए कि पुरुष करते हैं तो हम क्यों ना करें, ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम भी ये करेंगे, वो कपड़े। अरे भाई, आप अपनी सीमाओं को पहचानिए। क्योंकि आप स्त्री जो होती है, औरत जो है, वो परिवार है। जैसे एक कबीर का दुख, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुन जहाज पर आवे। लोग कहते हैं पुरुष है, वो 4 जगह उसका अफेयर चला के आता है, वो आएगा उसी जगह, लेकिन अगर वो वहां वो घर नहीं रहेगा उस वक्त। जो घर स्त्री से होता है, उसने होड़ में अगर उसने भी घर छोड़ दिया तो घर नहीं रहेंगे। घर नहीं रहेंगे तो वो समाज नहीं रहेगा। फिर तो खुला है। जैसे अगर आप एक ऐसे चौराहे की कल्पना करिए जहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक जाम होंगे कि नहीं होंगे? आपको मर्यादाएं तो समाज की पालन करनी ही पड़ेंगी। अचला जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई। धन्यवाद रेणु जी, और धन्यवाद मेरे श्रोताओं को भी। जानी मानी फिल्म लेखिका डॉक्टर अचला नागर से रेणु बंसल की बातचीत आपने सुनी हमारे मेहमान कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया और प्रस्तुति सहयोग किया PKA नायर ने, और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। दोस्तों, आपको याद दिला दें, ये रिकॉर्डिंग आपके लिए विविध भारती के संग्रहालय से उपलब्ध कराई गई है। आज के मेहमान।